वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की क्लास हम पढ़ेंगे बीएससी बीएड फर्स्ट। बीएससी फर्स्ट में आपकी बुक जो चल रही है वो है इनवर्टिब्रेट जूलॉजी। इनवर्टिब्रेट जूलॉजी और क्लास नंबर रहेगी आपकी 7। अब देखिए आज की क्लास में, इससे पहले की क्लास में हमने प्रोटोजोआ के क्लासिफिकेशन किया था। प्रोटोजोआ फाइलम का एक एनिमल्स जो अमीबा है, अमीबा के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, आज की क्लास में हम प्रोटोजोआ के नेक्स्ट एनिमल्स का अध्ययन करेंगे और जो नेक्स्ट एनिमल है वो आपका है यूग्लिना। आज हम यूग्लिना के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। यूग्लिना या कोई भी हम फाइलम्स का एनिमल्स करते हैं तो सबसे पहले उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्या देखते हैं? क्लासिफिकेशन। तो यूग्लिना का यदि हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो देखिए क्या क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके फाइलम की बात कर लेते हैं। इसकी बात कर लेते हैं फाइलम। और फाइलम्स के बारे में आप सभी जानते हो कि हमारा जो फाइलम चल रहा है वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ यानी कि सरल प्रकार के जंतु, प्रारंभिक आदिम जंतु जो कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने क्लासिफिकेशन किया था, क्लासिफिकेशन के समय हमने देखा था कि जो ये प्रोटोजोआ फाइलम होता है इसे हमने कुछ 4 सब फाइलम्स के अंदर भी क्या किया था? डिवाइडेड किया था। और जो 4 सब फाइलम में से जो सबसे पहला अपना सब फाइलम था वो था आपका सार्कोमेस्टिकोफोरा। तो सबसे पहला आपका सब फाइलम था वो क्या था? सार्कोमेस्टिकोफोरा। सार्कोमेस्टिकोफोरा फाइलम के अंदर हमने देखा था कि सार्कोमेस्टिकोफोरा फाइलम को हमने 2 भागों में, सार्कोमेस्टिकोफोरा फाइलम को हमने आगे डिवाइड किया था। इसमें सुपर क्लास के अंदर, इसके अंदर डिवाइड किया था सुपर क्लास के अंदर। जो ये आपकी जो यूग्लिना की जो सुपर क्लास है वो कौन सी थी? हमने इसको माना था मेस्टिकोफोरा। कौन सी? मेस्टिकोफोरा। मेस्टिकोफोरा माना था। मेस्टिकोफोरा नाम क्यों दिया था? कि इसमें पाए जाने वाला मेस्टिकेशंस, यानी मेस्टिकेशंस क्या होता है? मेस्टिकेशंस का अर्थ ये होता है कि ये जो रोम के समान संरचना होती है इसे मेस्टिकोशंस कहा जाता है। इस मेस्टिकोशंस या फ्लैजिला, तो इसलिए हमने इसे क्या बोला था? ये जो आपका फ्लैजिलेटा भी कहा जाता है। मेस्टिकोफोरा जो सब क्लास है इसे क्या बोलते हैं? हमें फ्लैजिलेटा भी कहा जाता है। फिर हमने इसकी 2 क्लास बनाई थी। कितनी क्लास बनाई थी? 2 क्लास। 2 क्लास यानी कि ऐसे जंतु भी रखे थे इसके अंदर जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं? जो प्रकाश वर्णक के रूप में कुछ कणिकाएं मौजूद रहती है, उन्हें तो हमने रखा था फाइटोमेस्टिकोफोरा, यानी कि प्लांट्स के समान कुछ कैरेक्टर्स जिसके अंदर पाए जाते हैं। तो क्लास कौन सी थी? फाइटोमेस्टिकोफोरा। तो ये आपकी क्लास थी फाइटोमेस्टिकोफोरा। और क्लास के बाद हमने पता है कि क्लासिफिकेशन होता है वो होता है ऑर्डर के रूप में। यूग्लिना ऑर्डर कौन सा है इसका? यूग्लिना। और इसका वंश कौन सा है? वंश होता है यूग्लिना। और इसकी जाति यानी कि इसकी स्पेसीज कौन सी है? विरिडिस। यूग्लिना विरिडिस। तो जाति इसकी कौन सी है? यूग्लिना विरिडिस। तो अब हम यूग्लिना की डिटेल स्टडी करेंगे। यूग्लिना की डिटेल स्टडी करेंगे तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि मैंने आपको कहा था कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के जो नाम होते हैं वो किसी न किसी आधार पर रखे जाते हैं। तो जो यूग्लिना का नाम देखिए, यूग्लिना। यूग्लिना का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना होता है।
और ये जो शब्द होते हैं साइंटिफिक शब्द होते हैं वो सभी ग्रीक भाषा के ही शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं? ग्रीक भाषा। तो ग्रीक भाषा में यू का अर्थ क्या होता है? यू का अर्थ होता है ट्रू या सत्य। वो जो नेक्स्ट शब्द है आपका ग्रेना, ग्रेना का अर्थ क्या होता है? ग्रेना का अर्थ होता है आई बाल या आई स्पॉट, या आप इसे क्या कह सकते हैं? आई प्यूपल भी कह सकते हैं। यानी कि इन तीनों में से कोई भी नाम, ये सभी तीनों ही अर्थ इस ग्रेना से होता है। अर्थात यूग्लिना सत्य प्रकार के प्राणी हैं, उनमें आई यानी कि आंखों के समान कुछ स्टॉप पाए जाते हैं। तो आंखों के समान जो स्पॉट होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? स्टिग्मा कहा जाता है। तो यूग्लिना के अंदर ये स्टिग्मा जो होती है वो आंख के समान होती है, इसलिए इसे आई बाल या आई स्पॉट कहा जाता है। और इसी के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा है? यूग्लिना पड़ा है। तो स्टूडेंट्स, अब हम यूग्लिना के जीवन में थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले किसी भी एनिमल्स का हम स्टडी करते हैं, तो डिटेल स्टडी करते हैं, तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो एनिमल है ये कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ रहता है, अर्थात इसके हैबिट एंड हैबिटेट्स के बारे में हमें थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये जो एनिमल्स है यानी इसके हैबिट और हैबिटेट के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। हैबिट क्या है, इसकी हैबिटेट है क्या है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हैबिट की अगर बात करते हैं, आवाज की बात करते हैं, तो जो यूग्लिना होता है ये एक स्वच्छ जलीय प्राणी है। यानी कि जहां पर भी स्वच्छ जल होगा वहां पर आपका यूग्लिना प्रेजेंट होगा। जैसे आपके तालाब हैं, पोखर हैं, वर्षा से बने हुए गड्ढे हैं, उन सभी स्थानों पर जो आपका ये एनिमल्स है ये पाया जाता है। तो स्वच्छ जलीय ये प्राणी होता है और सामान्यतः उस स्थान पर अधिक संख्या में पाया जाएगा जहां पर वनस्पति ज्यादा मात्रा में हो, ज्यादा प्रकाश उपलब्ध हो। आपने कभी कभी जो वर्षा के टाइम में आपने देखा होगा जो पोखर होते हैं, तालाब होते हैं, वो पूरे ऊपर से क्या हो जाते हैं? ग्रीन हो जाते हैं। अर्थात ऐसा लगता है कि इन तालाब के ऊपर किसी काय की एक परत जमी होती है, और ये जो काय की परत के रूप में होते हैं ये सभी आपके क्या होते हैं? यूग्लिना ही होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात थी यूग्लिना के हैबिट और हैबिटेट के बारे में। अब हम बात है कि यूग्लिना की स्ट्रक्चर कैसी होती है, यूग्लिना की स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपकी? स्ट्रक्चर्स ऑफ यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना की स्ट्रक्चर। अब देखिए यूग्लिना की स्ट्रक्चर, तो यूग्लिना की स्ट्रक्चर सबसे पहले किसी भी एनिमल्स की स्ट्रक्चर देखने के लिए उसका आकार देख लेते हैं। यानी कि सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या आता है कि उसकी शेप कैसी है, उसका साइज क्या है, ये सब हमें देखते हैं। तो साइज के बारे में देखिए स्टूडेंट्स कि ये जो प्रोटोजोआ के प्राणी होते हैं ये यूनिसेलुलर प्राणी होते हैं, अर्थात माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं। अर्थात इनको एकल रूप से देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। अर्थात इनका आकार बहुत ही छोटा होता है और जो यूग्लिना का आकार होता है वो आपका 16 माइक्रोन्स के आसपास होता है। ठीक है, दूसरी बात इसकी शेप की बात कर लेते हैं, इसकी आकृति की बात कर लेते हैं। इसकी शेप यानी कि आकृति, इसकी आकृति कैसी है? देखिए स्टूडेंट्स, ये तुम्बाकार सा दिखाई देता है, तुम्बी के आकार का दिखाई देता है। यानी कि आगे से कैसा है? आगे से उभरा हुआ गोलाकार स्ट्रक्चर के रूप में होता है। पीछे से कैसा होता है? नुकीला होता है। और बीच में से कैसा होता है? ये फूला हुआ होता है। अर्थात आगे से गोलाकार, बीच में से नुकीला और पीछे से नुकीला और बीच में से कैसा होता है? उभरा हुआ होता है। अब हम इसके जो ऑर्गन्स हैं, क्या क्या हमें इसके अंदर ऑर्गन्स हम दिखाई देते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे बाहर हमें पता है कि चाहे कोशिका हो चाहे कुछ हो, उसकी सबसे बाहर क्या होगी? स्किन्स होती है। तो इसमें जो स्किन्स होती है, स्किन्स के रूप में कुछ नहीं होती, केवल और केवल क्या होती है? आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। तो सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के बारे में आप जानते हो ये प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई
अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि जैसे इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऊपर से उतारते हैं, ये एनिमल्स है, इसके ऊपर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने क्या कर लिया, पूरी बॉडी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा लिया। हटाने के बाद हम देखते हैं कि इसके नीचे एक विशिष्ट प्रकार की और संरचना पाई जाती है जो इसके पूरे शरीर को कवर किए हुए रहती है। तो ये पूरे शरीर को कवर किए हुए रहती है, ये जो संरचना होती है इसे हम क्या बोलते हैं, पेलिकल कहा जाता है। पेलिकल कुछ नहीं है, एक विशिष्ट प्रकार का ये आवरण है। ये आवरण उसी प्रकार से है जिस प्रकार से प्लांट्स के अंदर क्या होती है, प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल होती है, क्या होती है, सेल वॉल के समान ही ये आवरण होता है। लेकिन प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है, लेकिन इसके अंदर ये जो सेल वॉल के समान जो संरचना जो पेलिकल है वो कहां पाया जाता है, इसके अंदर पाया जाता है, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। लेकिन एक अंतर और भी होता है कि जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन ये जो पेलिकल का आवरण है ये किसका बना होता है, ये आपका बना होता है प्रोटीन का। अर्थात ये पेलिकल का आवरण कठोर दृढ़ आवरण और लचीला आवरण होता है जो किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। अब देखिए इसमें ये जो पेलिकल का आवरण होता है, ये पेलिकल का आवरण आगे से पीछे की तरफ इस प्रकार से पट्टियों के रूप में क्या रहता है, व्यवस्थित रहता है। ये पट्टियां हैं, ये आपकी क्या है, ये पेलिकल के आवरण की बनी हुई पट्टियां हैं। अर्थात ये जो पूरा आवरण होता है पेलिकल का आवरण पीछे से आगे, आगे से पीछे तक कहां तक रहता है, केवल साइटोस्टोम को छोड़कर, साइटोस्टोम को छोड़कर पूरे शरीर के ऊपर ये पट्टियों के रूप में क्या रहता है, फैला रहता है। और ये जो पट्टियां हैं, प्रत्येक पट्टियां एक दूसरे से क्या रहती है, जुड़ी हुई रहती है। और इन पट्टियों को हम क्या बोलते हैं, इन पट्टियों को हम मायोनिमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है पट्टियों को, मायोनिमस। प्रत्येक पट्टी को हम क्या बोलते हैं, मायोनिमस के नाम से जानते हैं। ये पट्टी क्या है आपकी, मायोनिमस है। तो ये तो इसके बाहरी आवरण की बात थी कि बाहर किस किस प्रकार का आवरण होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हम बात कर लेते हैं कि अब हम आगे देखते हैं कि जैसे ही हम पेलिकल को ऊपर से हटाते हैं, पेलिकल को ऊपर से हटाते हैं तो इसके नीचे विशिष्ट प्रकार की हमें म्यूकस स्रावित करने वाली कुछ संरचनाएं दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, म्यूकस स्रावित करने वाली संरचनाएं दिखाई देती है। तो म्यूकस का स्रावित करने वाली संरचनाएं होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, म्यूसिफेरस। क्या बोलते हैं, म्यूसिफेरस बॉडीज। क्या कहेंगे, म्यूसिफेरस बॉडीज। यानी कि यहाँ पर म्यूकस का स्रावण होता रहता है जिसके कारण इसका बॉडी क्या होती है, चिकनी बनी रहती है। ये म्यूसिफेरस बॉडी इस पेलिकल के नीचे प्रेजेंट रहती है। इसी म्यूसिफेरस बॉडी के कारण इसका शरीर कैसा बना रहता है, चिकना बना रहता है। अब जैसे ही हमने पेलिकल के आवरण को हटा दिया, म्यूसिफेरस परत को हटा दिया, तो इसका अंदर का पूरा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो हमें दिखाई दे जाएगी। तो पूरी बॉडी के अंदर हम इसके अंदर क्या देखते हैं कि पूरी बॉडी के अंदर क्या बना रहता है, आपका साइटोप्लाज्म भरा रहता है। क्या बना रहता है, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं कि साइटोप्लाज्म जो बाहर की तरफ होगा बिल्कुल ही स्वच्छ प्योर और कणिका जिसके अंदर बहुत ही कम होगी, पारदर्शी टाइप का होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे सबसे बाहर है, इसे कहेंगे एक्टोप्लाज्म। क्या कहेंगे, एक्टोप्लाज्म। और अंदर की तरफ होगा जिसके अंदर विशिष्ट प्रकार के कोशिकाएं आपके होंगे, वो आपका क्या होगा, एंडोप्लाज्म। बाहर की तरफ एक्टोप्लाज्म और अंदर की तरफ है एंडोप्लाज्म। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ही हम इसके साइटोप्लाज्म में देखते हैं पेलिकल वगैरह सबको हटा दिया, तो हमें ये स्ट्रक्चर जो इसके अंदर जो प्रोटीन है, ये सभी प्रकार की स्ट्रक्चर क्या होती है, दिखाई देने लग जाती है। तो सबसे पहले हम इसके आगे की तरफ से बात करते हैं। आगे की तरफ से देखिए, ये एनिमल्स है तो भोजन की आवश्यकता होगी इसे, तो ये भोजन जो ग्रहण करता है इसके लिए यहाँ पर क्या पाया जाता है, एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है। ये छिद्र देखिए, यूग्लिना एक कोशिका है। क्या है, एक कोशिका है। तो इस कोशिका है, अर्थात ये जो छिद्र है ये किसका है, इस कोशिका का है या नहीं है, इसलिए इस छिद्र को क्या बोलते हैं, साइटोस्टोम के नाम से जाना जाता है। यानी कि आगे की तरफ जो छिद्र होता है उसे क्या बोलेंगे, साइटोस्टोम कहा जाता है। अब साइटोस्टोम के नीचे यहाँ पर देखिए आपको इस प्रकार की एक कोष्ठक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है,
इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रिजर्वोयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिजर्वोयर कहा जाता है। रिजर्वोयर कुछ नहीं है, एक आशय के समान, कोष्ठक के समान स्ट्रक्चर होती है। इस रिजर्वोयर के अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या स्ट्रक्चर दिखाई देती है। देखिए स्टूडेंट्स, रिजर्वोयर से पहले यहाँ पर देख लीजिए, इसकी स्ट्रक्चर अंदर देखिए, अंदर आपको क्या दिखाई देगी? ये फ्लैजिला दिखाई देगी, यानी कि चाबुक के समान एक स्ट्रक्चर होती है जो बाहर निकली रहती है, जो मूवमेंट्स के लिए, जो यूरिना में मूवमेंट करने के लिए उत्तरदायी होती है, यानी लोकोमोशन ऑर्गन्स के रूप में क्या पाई जाती है? एक इस प्रकार से लंबी सी संरचना पाई जाती है, इसे क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। तो यहाँ पर स्टूडेंट एक ध्यान देने वाली बात है कि देखिए स्टूडेंट कि सामान्य रूप से बाहर से यदि हम यूरिना को देखते हैं तो हमें केवल एक ही फ्लैजिला दिखाई देता है, लेकिन यूरिना के अंदर जो फ्लैजिला होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। देखिए एक फ्लैजिला तो ये है आपका, और दूसरा फ्लैजिला कौन सा है? ये, यानी कि एक जो फ्लैजिला होगा वो लार्ज फ्लैजिला के रूप में होगा, जबकि दूसरा फ्लैजिला क्या होगा? शॉर्ट होगा। शॉर्ट फ्लैजिला कहाँ रहता है? केवल और केवल इस रिजर्वोयर के अंदर रहता है, और रिजर्वोयर के अंदर क्या होता है? इसके ऊपर पेलिकल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आवरण होता है, इसलिए बाहरी रूप से हमें दिखाई नहीं देता है। तो बाहरी रूप से देखने पर हमें केवल एक ही फ्लैजिला दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में इसके अंदर जो फ्लैजिला की संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। अब देखिए स्टूडेंट, यदि हम फ्लैजिला की स्ट्रक्चर देखते हैं, फ्लैजिला की स्ट्रक्चर देखते हैं तो फ्लैजिला कैसी होती है? फ्लैजिला कुछ नहीं है, ये तंतुओं से बनी हुई एक स्ट्रक्चर होती है, फाइबर से बनी हुई एक स्ट्रक्चर होती है। अब देखिए ये तंतुओं से बनी हुई स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, यानी कि ये फ्लैजिला है, ये तंतु है, इसको यहाँ से हमने एक सेक्शन काट लिया। क्या काट लिया हमने? एक सेक्शन है काट लिया। जब इसके सेक्शन को काटकर हम इसकी स्टडी करते हैं, सेक्शन को काटकर हम इसकी स्टडी करते हैं, तो देखिए हमें क्या दिखाई देता है? सेक्शन को काट कर स्टडी करते हैं, देखिए इसमें जो फाइबर्स दिखाई देंगे वो 9+2 की व्यवस्था में होंगे। इसकी व्यवस्था में होंगे 9+2 की। 9+2 से अर्थ क्या है? देखिए यानी कि 9 तंतु से इसके क्या होंगे? परिधि की तरफ। 9 तो क्या होंगे इसमें? परिधि की तरफ। नौ तंतु तो परिधि की तरफ होते हैं, और इनके बाहर क्या पाया जाएगा? एक विशिष्ट प्रकार का आवरण। तो बाहर की तरफ आवरण है, जिसे हम क्या बोल दिया? आउटर शीथ। क्या बोल दिया? आउटर शीथ। अब देखिए ये प्रत्येक ये तंतु है, परिधि की तरफ तंतु है, जिसे हम क्या बोल दिया? पेरिफेरल। क्या बोल दिया? पेरिफेरल फाइबर, यानी कि परिधीय तंतु है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे? पेरिफेरल फाइबर। और ये पेरिफेरल फाइबर देखिए, अब देखिए ये जो तंतु है वो अकेले नहीं है, ये युग्म के रूप में, यानी कि लगभग 2 तंतुओं से मिले हुए होते हैं, अर्थात इनमें ये दोनों तंतु ही क्या कहलाते हैं? सब फाइबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सब फाइबर्स कहलाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें ये जो 9 तंतु है, 9 तंतुओं के अंदर की तरफ कुछ इस प्रकार से कुछ स्पोर्ट के रूप में तंतु आभास यानी कि प्रतीत होते हैं। अंदर की तरफ जो स्पोर्ट्स के रूप में जो तंतु प्रतीत होते हैं, ये आभासित होते हैं, कुछ में होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। इस प्रकार के तंतु हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी फाइबर्स कहा जाता है, सेकेंडरी तंतु कहा जाता है। अब देखिए 9 तंतु बाहर, अब 2 तंतु कहाँ होंगे? 2 तंतु होंगे इसके बिल्कुल सेंटर में, और ये दोनों तंतु भी क्या होंगे? इस प्रकार से। लेकिन बाहरी तंतु क्या है? युग्म के रूप में, जोड़ों के रूप में होते हैं, लेकिन अंदर वाले तंतु क्या होते हैं? बिल्कुल ही स्वतंत्र होते हैं, एकल रूप से पाए जाते हैं। और अंदर की तरफ ये दोनों तंतु इन्हें क्या बोलेंगे? इन्हें हम कहेंगे सेंट्रल फाइबर्स। क्या कहेंगे हमें? सेंट्रल फाइबर्स। और सेंट्रल फाइबर्स के चारों ओर भी एक विशिष्ट प्रकार का
इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इनर शीथ्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके जो फाइबर्स हैं, तंतु है, सेंट्रल पेरिफेरल्स जो तंतु है वो क्या है, मौजूद है होते हैं। और ये स्ट्रक्चर यानी पूरी जो स्ट्रक्चर देखते हैं वो इसी प्रकार से क्या होती, बनी हुई होती है। तो पूरी स्ट्रक्चर इसी प्रकार से बनी होती है कि ये क्या है, फ्लैजेलम की आपकी स्ट्रक्चर है हो जाती है। अब देखिए ये जो आपका फ्लैजेलम होता है, फ्लैजेलम में ये स्ट्रक्चर्स के अलावा, इस स्ट्रक्चर्स के अलावा क्या होता है कि यहाँ पर रोम लाइक और स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट रहती है। ये जो रोम लाइक स्ट्रक्चर्स होती है इस फ्लैजेला के अंदर कहीं कहीं रोम के समान स्ट्रक्चर भी दिखाई देती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेस्टिगोनमस कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे, मेस्टिगोनम कहा जाता है। यानी कि ये जो रोम लाइक स्ट्रक्चर है इन्हें क्या बोलते हैं हम, मेस्टिगोनम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स कि ये जो आपका फ्लैजेलम है, फ्लैजेलम जहां से निकलता है, दोनों फ्लैजेलम जहां से निकलते हैं उन्हें देखिए, वहां पर एक साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में एक ग्रेनुलस यानी कि एक कणिका समान संरचना पाई जाती है। इसी कणिका को हम क्या बोलते हैं, जहां से किसकी उत्पत्ति होती है, इस फ्लैजेला की उत्पत्ति होती है। इसी कणिका को ब्लेफेरोप्लास्ट या काइनेटोसोम्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लेफेरोप्लास्ट या काइनेटोसोम्स के नाम से जाना जाता है। या तो ब्लेफेरोप्लास्ट कह दीजिए स्ट्रक्चर्स को, या कह लीजिए काइनेटोसोम कह दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपका फ्लैजेला है, ये जो फ्लैजेला है, ये फ्लैजेला क्या होगा, फ्लैजेला क्या होगा, जो बड़े वाला फ्लैजेला है जहां से निकलता है वहां से थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। क्या होता है, वहां से उभरा हुआ। ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ये उभार है इसका, इस उभार को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पेरीफ्लैजेलर बॉडी। क्या बोलते हैं इसको, पेराफ्लैजेलर बॉडी। इस उभार को किस नाम से जानते हैं, पेराफ्लैजेलर बॉडी। इस पेराफ्लैजेलर बॉडी में यह माना जाता है कि कुछ विशिष्ट प्रकार के आपके सेंसिटिव प्रकार के कुछ जो लैक्टोफ्लेविन होते हैं, लैक्टोफ्लेविन क्या रहते हैं इसमें प्रेजेंट रहते हैं, जो क्या होते हैं, सुग्राहिता प्रदर्शित करते हैं, सेंसिटिविटी को प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं, लैक्टोफ्लेविन कुछ नहीं होते हैं, विशिष्ट प्रकार के सुग्राही पदार्थ इसके अंदर क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। तो ये क्या था आपका, ये आपका फ्लैजेला था। ठीक है, अब देखिए, अब रिजर्वोरियम के अंदर की तरफ यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर हमने एक इस प्रकार की स्ट्रक्चर को और देखते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ नहीं, ये छोटा कमरा या कोष्ठक के समान स्ट्रक्चर है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, एक बड़ी स्ट्रक्चर है, इसलिए हमें क्या बोलते हैं इसे, ये लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कहा जाता है। यानी कि बड़ी स्कुंचनशील रिक्तिका, और इस प्रकार की जो स्कुंचनशील रिक्तिका है वो हमने अमीबा के अंदर भी देखी थी। और ये जो स्कुंचनशील रिक्तिका है वो अमीबा के अंदर भी देखी थी। और अमीबा के अंदर ये स्कुंचनशील रिक्तिका का क्या कार्य था, क्या फंक्शन था, ये ओस्मो रेगुलेशन का कार्य करेगी। किसका कार्य करेगी, ओस्मो रेगुलेशन यानी कि शीतलन का कार्य करेगी, प्राथमिक शीतलन का कार्य करेगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ये जो यूग्लिना है ये जल के अंदर रहता है, तो जल के अंदर रहता है तो अंतःप्राशंस के द्वारा इसमें क्या आ सकता है, वाटर आ सकता है, नहीं आ सकता है, वाटर आ सकता है। और यूग्लिना जो फूड ग्रहण करता है उसके द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है। एनर्जी प्रोड्यूस्ड होने के बाद जो भी आपका वेस्ट मटेरियल बचता है एक्सेप्टिव प्रोडक्ट के रूप में, यानी कि जो भी उत्सर्जित पदार्थ होगा वो बॉडी से क्या होगा, इस कॉन्ट्रैक्टाइल जो लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है इसमें स्टोरेज है होता रहेगा। और जो जल के साथ बाद में क्या होगा, इस रिजर्वोरियम में डालकर इसे बाहर निकाल दिया जाता है। क्योंकि हमें पता है कि जो ये रिजर्वोरियम है एक लंबी नलिका से किससे जुड़ा रहता है, इस लंबी नलिका से इस साइटोस्टोम से जुड़ा रहता है। वो तो ये लंबी नलिका होती है जो साइटोस्टोम से जुड़ी रहती है, इसे हम क्या बोलते हैं, साइटोफेरिंक्स भी कहा जाता है। ये जो संरचना है आपकी ये क्या है, ये लंबी नलिका ये क्या है, साइटोफेरिंक्स होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है, लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है, इसको हम देखते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है ऐसा माना जाता है कि ये जो छोटी छोटी आपकी रिक्तिकाएं होती है, ये छोटी छोटी रिक्तिकाएं
जब आपस में जुड़ती है तो आपस में जुड़ने से इस लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का क्या होता है, निर्माण होता है। अर्थात इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, किसकी नेसेसिटी होती है, इस समान जो आपकी जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती है इनकी आवश्यकता होती है। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, नेसेसरी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है कहा जाता है। तो ये आपकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स थी। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट संरचना के बारे में हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट संरचना के रूप में हम क्या देखते हैं कि हम देखते हैं नेक्स्ट संरचना के रूप में हम क्या देखते हैं, देखिए स्टूडेंट्स कि नेक्स्ट संरचना के रूप में आपको यहाँ पर ये कुछ दिखाई दे रहा है। ये जो आपकी संरचना है कहाँ पर, कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के जस्ट बिल्कुल सामने इजरोरियम के उस तरफ क्या दिखाई दे रही है आपको, ये जो दृढ़ बिंदु के समान संरचना दिखाई देती है, इसे क्या बोलते हैं, स्टिग्मा कहा जाता है। इसे हम यूग्लिना की नेक्टर भी कह सकते हैं, आई पिपल भी कह सकते हैं। ये क्या है, स्टिग्मा है। स्टिग्मा क्या होती है, स्टिग्मा कुछ नहीं होती है, ये केवल लिपिड से बनी हुई कणिकाएं होती है। किससे बनी होती है, लिपिड से बनी हुई कणिकाएं। स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा लिपिड से बनी हुई कणिका होती है, ठीक है। और ये जो स्टिग्मा होती है ऐसा माना जाता है कि ये जो केरोटिन से, किससे, ये केरोटिन से बनी होती है। किससे बनी होती है, केरोटिन से बनी हुई, लिपिड से बनी हुई संरचनाएं होती है। अर्थात केरोटिन से बनी होने के कारण इन्हें क्या बोलते हैं, केराटिनॉइड्स भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, केराटिनॉइड्स भी कहा जाता है। ये प्रकाश ग्राही के रूप में होती है, प्रकाश ग्राही के रूप में होती है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर आपको बताया था पैराफ्लेजुलर बॉडी। पैराफ्लेजुलर बॉडी के अंदर क्या था, पैराफ्लेजुलर बॉडी का विशिष्ट प्रकार के आपको लेक्टोफ्लेविन भरे थे। वो लेक्टोफ्लेविन जो होते हैं तो यूरिना में एक सेंसिटिव ऑर्गन्स की तरह कार्य करते हैं। तो स्टिग्मा और ये जो आपकी पैराफ्लेजुलर बॉडी है, ये दोनों जब आपस में मिल जाती है, जब दोनों आपस में मिल जाती है तो ये दोनों एक प्रकाश ग्राही अंग की तरह कार्य करती है। अर्थात इसके अंदर जो वर्णक भरा होता है और इसके अंदर जो सेंसिटिव ऑर्गन होता है, उसके कारण ये क्या हो जाता है, प्रकाश के रूप में चमकीली हो जाती है। प्रकाश की स्थिति में क्या हो जाती है, चमकीली हो जाती है। और जैसे ही यूग्लिना अपना जो परिवर्तन लेता है, अपने शरीर को मोड़ता है, तो इसके अंदर जो भी वर्णक था उस वर्णक के कारण इस प्रकाश ग्राही पर क्या उत्पन्न हो जाती है, छाया उत्पन्न हो जाती है। और इस यूग्लिना को पता लग जाता है कि इसके अंदर छाया उत्पन्न हो गई है, इसके कारण इसमें प्रकाश उत्सर्जन नहीं हो पाता है और यूग्लिना अपनी बॉडी को वापस प्रकाश की तरफ क्या करता है, मोड़ देता है। तो ये एक प्रकार का नेत्र ही माना जाता है, जिसके द्वारा ये देखता है कि प्रकाश को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, केवल महसूस किया जाता है। तो ये इसकी आपकी स्टिग्मा थी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट के अंदर देखिए इस पूरी बॉडी के अंदर क्या दिखाई देता है, इसकी पूरी बॉडी के अंदर ये इस प्रकार की जो संरचना दिखाई देती है, क्या है, ये आपके क्रोमेटोफोर है। क्या है, वर्णक कणिकाएं हैं, क्रोमेटोफोर, या इन्हें क्या कह सकते हैं आप, क्लोरोप्लास्ट भी कहा जा सकता है, क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है। हमें पता है कि यूग्लिना क्या है, यूग्लिना एक हेटेरोट्रोफिक एनिमल है। क्या है, यूग्लिना एक हेटेरोट्रोफिक एनिमल। हेटेरोट्रोफिक का क्या होता है, विषमभोजी। यदि इसे प्रकाश मिलता है तो प्रकाश की उपस्थिति में ये सुबह अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना सकता है। अगर इसे प्रकाश नहीं मिलता है तो जंतुओं के समान क्या कर सकता है, ये भोजन कर सकता है। अर्थात ये पादप संभोजी भी है, प्लांट संभोजी भी है और जंतु संभोजी भी है। यानी कि जंतुओं के समान भी भोजन कर सकता है और प्लांट्स के समान भी भोजन कर सकता है, ठीक है। यानी कि ये प्रकाश की उपस्थिति में भोजन स्वयं बनाएगा और प्रकाश नहीं है तो जंतुओं के समान भोजन करेगा। तो इसकी पूरी बॉडी के अंदर इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, क्या इसकी क्लोरोप्लास्ट है। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखिए हमें पता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और इसके अंदर जो आपका क्लोरोप्लास्ट है वो क्या है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी या बीटा कैरोटेनॉइड भी पाए जाते हैं, बीटा कैरोटेनॉइड भी पाए जाते हैं। इसके अलावा आपके जेंथोफिल भी पाए जाते हैं, जेंथोफिल भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, या फाइकोबिलिन या फाइकोबिलिन्स जो वर्णक होते हैं वो भी इसके अंदर प्रेजेंट रह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के बिल्कुल एक केंद्र में एक प्रोटीन से बनी हुई एक संरचना पाई जाती है।
प्रोटीन से बनी हुई जो संरचना होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, पायरेनोइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पायरेनोइड्स। और जो ये इसके पायरेनोइड्स होते हैं, केंद्र से बनी हुई संरचना होती है, इसके अंदर विशिष्ट प्रकार का एक पदार्थ बना रहता है, जिसे पदार्थ को हम पैरामाइलोन कहा जाता है। यानी कि पायरेनोइड में क्या बना रहता है, पैरामाइलोन से भरा रहता है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। ठीक है। इसके अलावा देखिए इसमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, इसके न्यूक्लियस को एंडोसोम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंडोसोम। चारों तरफ क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, इसके चारों तरफ क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। ये जो आप प्रोटोन की संरचना के रूप में ये क्या है, ये किसके अंदर है, न्यूक्लियोलस होगी। और जो न्यूक्लियोलस के द्वारा ये आपको सुनाई दे रही है, क्या है, इसके क्रोमेटिन है, फाइबर्स होते हैं, क्रोमेटिन फाइबर है होते हैं, ये क्रोमेटिन है, फाइबर है। यानी ये पूरी संरचना क्या है, ये केंद्र है, इसके केंद्र को हम क्या बोलते हैं, एंडोसोम भी कहा जाता है। इसके अलावा जो एनिमल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर होती है, पता है आपको, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह जो स्ट्रक्चर होती है, वो सब इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। तो ये आपका क्या था, यूग्लिना की स्ट्रक्चर के बारे में था। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसमें किस प्रकार का लोकोमोशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो सभी का अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही।